हैप्पी मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास किसी पर आधारित है। हम लोग बायोलॉजी देख रहे थे, तो बायोलॉजी के बारे में कल हम लोग पढ़ लिए थे कि हम लोग को बायोलॉजी मतलब साइंस क्या होता है, साइंस किस वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, बायोलॉजी मतलब कितने प्रकार के होते हैं, साइंस कितने प्रकार के होते हैं, बायोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, बायोलॉजी के पापा कौन है, वो जो प्रकार है उन प्रकार के पापा कौन है, सबके परिभाषा भी हम देख चुके थे। आप लोगों को 10th क्लास का सिलेबस क्या है वो लोग भी कल हम चर्चा कर लिए थे। तो आज आपको भी पता है जैसा कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर, बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है आपका जैव प्रक्रम, इंग्लिश में लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस अगर इंग्लिश के माध्यम से अगर हिंदी में बनाते हैं इसका, तो हमारा लाइफ का हिंदी क्या हो जाएगा? जीवन। अब प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? प्रक्रिया या प्रक्रम, दोनों बात एक ही है। मतलब हम क्या निकाले? जैव प्रक्रम को हम कह सकते हैं जीवन की प्रक्रिया या प्रक्रम। तो सर हमको सबसे पहले यह जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। हम लोग इसको पढ़ने वाले क्या क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, जैव प्रक्रम में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा पहला नंबर पोषण, दूसरा नंबर श्वसन, तीसरा नंबर परिवहन, चौथा नंबर उत्सर्जन। ये हम लोगों को पढ़ना है। और फर्स्ट नंबर चैप्टर में डीपली में आपको किसके बारे में पढ़ना है? पोषण के बारे में। सेकेंड नंबर चैप्टर में पहुंचेंगे तो हम लोग को श्वसन के बारे में। थर्ड नंबर चैप्टर में पहुंचेंगे तो हम लोग परिवहन के बारे में। और फोर्थ नंबर चैप्टर में पहुंचेंगे तो हम लोग को उत्सर्जन के बारे में डीपली में पढ़ना है। डीपली में पढ़ना है। हम लोग को थोड़ा थोड़ा जरूर इसमें प्रयोग है, थोड़ा श्वसन का, परिवहन का, उत्सर्जन का हल्का हल्का सा परिचय हम लोग को इस चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम, तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्लास 9th में आप लोग फर्स्ट नंबर चैप्टर पढ़े थे। फर्स्ट नंबर चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना था कि किसी भी जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। किसी भी जीव का निर्माण कैसे हुआ है? कोशिका से हुआ है। तो जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। मतलब जीवों का शरीर कैसे का बना होता है? कोशिकाओं का। कोशिकाओं का बना होता है। किसका? जीवों का शरीर। कोई दिक्कत? इसीलिए कोशिका को आधारभूत या जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक कहा जाता है। ये आप लोगों का क्लास 9th का ही पॉइंट था।
शुरुआत हम इसी चीज से करते हैं। तो मतलब जीव का निर्माण हम लोग कर लिए कोशिकाओं से, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आखिरकार जीव दो प्रकार के होते हैं, जो आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ना भी है, शुरुआत चैप्टर का इसी से हुआ है। तो जीव दो प्रकार से समझा जाता है, वो अलग पढ़ेंगे। तो आप लोग देखते हुएगा कि जीवों को पहचानने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, पहला हो गया सजीव और दूसरा हो गया निर्जीव। पहला हो गया हमारा कौन सा, सजीव, और दूसरा हो गया हमारे पास कौन सा, निर्जीव। दूसरा हो गया हमारे पास, इसको मिटा देते हैं हम, लिख लीजिएगा, आप समझ गए होंगे, निर्जीव। सबसे पहले हम इस दोनों में अंतर समझते हैं, क्योंकि हम शुरुआत इसी से करेंगे और इसी में हम लोग समझेंगे कि हम लोग को जैव प्रक्रम के हिस्से में हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, सजीव के बारे में या निर्जीव के बारे में। तो आप लोग से ही मैं जानना चाहता हूं कि वाकई में सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है, हम कैसे पहचानें कि वो सजीव, वो कैसे पहचानें कि वो निर्जीव है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो सारे के सारे चीज जिसमें गति होता है, विकास होता है, जो सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, जो जिसमें विकास की क्रिया होती है, वो सारे के सारे जीव हमारे क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। जिनमें इन सारी की सारी क्रिया नहीं होती है वो सब हमारा क्या कहलाता है, निर्जीव कहलाता है। आइए पुनः हम जरा थोड़ा अलग तरीके से हम इसमें पढ़ते हैं कैसे। तो सजीवों के लिए जरूरी क्या है, सबसे पहला तो हम लोगों के लिए क्या है, श्वसन, जो कि निर्जीव में कभी संभव है नहीं। दूसरा हम लोगों के लिए जरूरी है क्या, परिवहन, जो कि निर्जीव में कभी संभव है नहीं। उसके बाद हम लोग के लिए जरूरी है क्या, उत्सर्जन, जो कि निर्जीव में कभी संभव नहीं है। उसके बाद हम लोगों में जनन की क्षमता होती है, वह कभी निर्जीव में संभव नहीं है। उसके बाद हम लोग गति की बात करते हैं, जो निर्जीव में कभी संभव नहीं है। उसके बाद हम लोग विकास की बात करते हैं, जो कि निर्जीव में कभी संभव नहीं है। इतना हम लोगों ने देखा कि पहला, श्वसन की क्रिया अगर होगी तो वह निर्जीव की श्रेणी में आएगा, अगर परिवहन की क्रिया होगी तो वह सजीव की क्रिया में आएगा, सजीव में आएगा, अगर उसमें उत्सर्जन क्रिया है संभव तो वही सजीव के श्रेणी में आएगा, अगर उसमें जनन की क्रिया संभव है तो हमारे सजीव की श्रेणी में आएगा, अगर उसमें गति होती है तो हमारा सजीव होगा, अगर उसमें विकास की क्रिया संभव है तो हमारे किसके अंतर्गत आएगा, निर्जीव होगा। और ये सारी की सारी क्रिया कभी भी निर्जीव में संभव नहीं है। आइए पुनः हम लिख करके इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहला अंतर जो मैं आप लोग के लिए लिखूंगा इसमें, वो मैं लिखूंगा ये कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं या कोशिकाओं के बने होते हैं। ये कोशिकाओं के बने होते हैं। उसके बाद निर्जीव के अंतर्गत हम लिखेंगे ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। इसमें श्वसन की क्रिया होती है, इसमें श्वसन की क्रिया
नहीं होती है। इसमें गति करने की क्षमता होती है। इसमें गति करने की क्षमता नहीं होती है। ये अपने जैसे संतति उत्पन्न कर सकते हैं। इनमें अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। नहीं होती। पहले इसको समझते हैं, पुनः फिर हम आगे लिखेंगे। आइए इसको समझते हैं पहले। सजीव ये कोशिकाओं का बना होता है, ये कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, और ये अणु से मिलकर के बने होते हैं। क्या चीज से मिलकर के बने होते हैं? अणुओं से। अणु का मतलब हो गया छोटा से छोटा, छोटा से छोटा कण, मतलब एकदम छोटा से छोटा कण से मिलकर के बने होते हैं हमारे निर्जीव पदार्थ। ठीक है। उसके बाद हो गए इसमें श्वसन की क्रिया होती है, मतलब सांस लेने की जो क्रिया है हमारे पास वो क्रिया होती है। इसमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है, याद रखिएगा। दूसरा, इसमें गति करने की क्षमता होती है। ये स्वयं स्वतः खुद से गति करते हैं सजीव, लेकिन इनको गति करने के लिए भी किसी सजीव के शरीर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब एक सजीव चीज इनके पास हो तभी यह गति करेंगे। इसलिए मैंने लिखा कि सजीव में गति करने की क्षमता होती है। फिर हमने लिखा इसमें गति करने की क्षमता नहीं होती, मतलब इनको गति करने के लिए भी किसी की सहायता लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद हमने लिखा इसमें अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन इनमें अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। आप ही बताइए कि हम लोगों में जो गुण है कि हम अपने जैसे प्रतिरूप को पैदा कर सकते हैं, लेकिन क्या मान लीजिए हमारा चौक है कि हम लोग चौक खरीद के लाते हैं, अपने बेड पर रख देते हैं, कल होकर के वो एक चौक जो रखे रहते तो 4 चौक हो गया रहता अपने आप से। ऐसा संभव नहीं है। मतलब जो निर्जीव वस्तुएं हैं वह स्वतः अपने आप से प्रजनन या जनन नहीं कर सकते, मतलब इनमें अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। पुनः हम आगे पढ़ते हैं। आइए, कोशिकाओं का बने होते हैं, श्वसन होता है, गति हो जाता है, जनन हो गया। आगे देखिए, एक पॉइंट और लिखेंगे, पुनः उसको समझेंगे, उसके बाद हम आप लोग को चैप्टर पे लेकर के आएंगे। ये भी चैप्टर का ही हिस्सा है। पॉइंट में हम आप लोगों को समझा रहे थे क्या, ये या इनमें विकास की क्रिया होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें
विकास की क्रिया संभव नहीं होती। ध्यान दीजिए, इसको समझते हैं पुनः हम। मैं बोल रहा था इसमें विकास की क्रिया, हम क्या बोले, विकास की क्रिया होती है, याद रखिएगा। फिर हमने बोला इनमें विकास की क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों के शरीर में या पेड़ पौधे के शरीर में हम लोग देखते हैं तो जब रहते हैं तब हुटकुनमा रहते हैं, मतलब एकदम छोटे रहते हैं, इतना गो रहते हैं। इतना गो से पेड़ पौधा होते 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 तो हम लोगों से कितना बड़ा हो जाता है, मतलब उसमें विकास की क्रिया होती है, वो लोग अपने आप में प्रगति करते हैं। लेकिन निर्जीवों में कभी भी विकास की क्रिया संभव नहीं है। ये जो हमारे पास चौक है, ये चौक इतना का इतना ही बड़ा रहेगा, जब तक हम इसका यूज करेंगे तो यह छोटा हो जाएगा, यह पुनः फिर से प्रगति नहीं कर सकता। इसका डिप्रिसिएशन तो होगा लेकिन कभी प्रगति नहीं करेगा। समझ में आ गई होगी बात। तो ये था हमारा सजीव और निर्जीव। आशा करते ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप लोग तो ये कहोगे सर आप सजीव निर्जीव समझा दिए, वायरस नहीं समझाए और जीवाणु नहीं समझाया। ठीक है, आ जाइए वायरस और जीवाणु को भी समझ लेते हैं कि वायरस क्या होता है और जीवाणु क्या होता है। और यही एक प्रकार का वायरस आज हम लोग की दुनिया पे छाया हुआ है, जो सारी दुनिया में तबाही मचा कर रखा है। हमारे बिहार में इसी कारण से सारे स्कूल और कॉलेजेस और बहुत सारी चीजें बंद है। देखिए ये जो वायरस है ना, ये बड़ी बेवकूफ है। ये बेचारा जो है ना, ये सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। यह क्या है, बीच की कड़ी है। निर्जीव मतलब निर्जीव, ये हमारा हो गया। सजीव मतलब सजीव हो गया। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को ही हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं फिर समझा रहा हूं आपको कि जिस प्रकार से आप लोग मनुष्य में देखते हैं कि कोई लड़का होता है, क्या होता है, लड़का होता है, और फिर इधर लड़की होती है। क्या होती है, लड़की होती है। लेकिन हमारे मानव जाति में भी एक प्रकार का जेंडर और पाया जाता, मतलब एक लिंग और पाया जाता है। इसको उभयलिंगी कहते हैं, या हम कह सकते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, बीच वाला, जिसे किन्नर कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, किन्नर कहते हैं। मतलब इसमें जो होता है ना तो इसका गुण पूर्ण विकसित होता है और ना तो इसका गुण पूर्ण विकसित होता है, जिसके कारण से इसको लड़का और लड़की के बीच की कड़ी कहा गया है। उसी प्रकार से हमारे पास वायरस भी है, सजीव और निर्जीव। ये इसको और इसको बीच में जोड़ने का काम कौन करता है, वायरस करता है। समझ में आ गया इस बात को। अब आइए वायरस और जीवाणु में अंतर समझते हैं कि यह होता क्या है। ध्यान दीजिए, वायरस जो है यह सुषुप्त अवस्था में होता है। यह हमेशा जहां भी रहता है एकदम स्थिर अवस्था में रहता है। इसको कहीं भी पैदा होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप स्वतः पैदा ले लेता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको जीवित रहने के लिए किसी खास स्थान की जरूरत पड़ती है, खास वातावरण की जरूरत पड़ती है। ये हमारे शरीर में भी होते हैं, ये हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। ये सजीवों की तरह गुण को दर्शाते हैं।
गुण को दर्शाते हैं। ये हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, ये हमारे दोस्त भी होते हैं। ये हमारे दोस्त भी होते हैं। ये जो है हमारे शरीर में अगर पाया जाएगा तो हमेशा हानि ही पहुंचाएगा, यह कभी आपको फायदा पहुंचा नहीं सकता। ये जब निर्जीव के साथ रहते हैं तो निर्जीव का गुण जाहिर करते हैं। ये जब सजीव के साथ रहते हैं तो ये सजीव के गुण जाहिर करते हैं या दिखाते हैं या दर्शाते हैं। दिखाते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये हमेशा हमारे शरीर को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ये जब निर्जीव के साथ रहते हैं तो हमेशा निर्जीव के गुण जाहिर करते हैं। ये जब सजीव के साथ रहते हैं तो सजीव के जैसा गुण व्यवहारित करते हैं। ये हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, ये सजीवों की तरह गुण को दर्शाते हैं। ये हमारे दोस्त भी होते हैं। ध्यान दीजिए, जीवाणु जो होते हैं ये कोई जरूरी नहीं कि हमारे लिए वो हानिकारक हो। यहां तक कि हम जो सांस लेते हैं उसके द्वारा बहुत सारे जीवाणु हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, हमारे पाचन में, हमारे जठर रस में, हमारे अमाशय को साफ करने में, हमारे फेफड़े के अंदर जो वायु जाता है उसको साफ करने में, ये सारे के सारे चीजों में हमारी मदद करते हैं। तो हमारे दोस्त कहलाए कि नहीं कहलाए? तो जीवाणु आपके लिए आपके फ्रेंड भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे। अब ये जीवित है तभी तो हमारे ये आसपास में रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। ये जीवित मतलब सजीवों के जैसा गुण को जाहिर करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वायरस में आइए, ये जो गधा है, बेवकूफ है, ढोंढवा है, ये हमेशा जहां रहेगा हमेशा हानि ही पहुंचाएगा। ये जब निर्जीव के साथ रहता है तो निर्जीव का गुण जाहिर करता है, जब ये सजीव के साथ रहता है तो सजीव का गुण जाहिर करता है। मान लीजिए ये बोर्ड का रुमाल है, ये कपड़ा मान लीजिए पड़ा हुआ था वहां पे, ठीक है, यहां पे वायरस कोई है। अब जो ये वायरस यहां पे बैठा हुआ था, अब हम इसको छुए नहीं, एकाएक हमारा क्या किया, यहां पर हाथ टच कर गया। अब वो वहां पर वायरस जो यहां पर था तो निर्जीव के साथ है तो यह कभी भी प्रगति नहीं करेगा, संभव ही नहीं इसके साथ बढ़ जाए, क्योंकि यह खुद निर्जीव है तो ये दूसरे को क्या पोषण देगा? क्या संभव है? नहीं। अब यहां से यह उठ करके हमारे सेल में आ गया, मेरे कोशिका में आ गया। अब यहां पे आया ना, ये क्या करेगा, हम जो भी भोजन करेंगे ये ढोरवा उसको छीनना शुरू करेगा। अब हम भोजन कर रहे हैं हम अपने शरीर के विकास के लिए, ये कहेगा ना तोर भोजन हम ही छीन के खाओ। अब ये बेचारा अपन भोजन खाना, मेरे द्वारा जो भोजन हम अपने शरीर को पोषण के लिए दे रहे हैं वो अपना पोषण ग्रहण करना शुरू करता है। अब खुद हमारे द्वारा भोजन दिए हुए को अपने शरीर को दे रहे हैं तो वो अपना खाना शुरू करता है, अपने आप को प्रगति करना शुरू करता है, फैलाना शुरू कर देगा। अब यहां से फैलते 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 हमारे पूरे शरीर में फैल गया। समझ में आ रहा है? मान लीजिए लकवा वाला होता है तो लकवा वाला में भी हुए वाला होता है, तो मतलब देखिए जीवाणु में भी होता है वायरस को। तो वायरस इस विधि में बढ़ता है कि जब तक वो निर्जीव के साथ था निर्जीव जैसा व्यवहार किया, लेकिन जब यह उसे सजीव का रूप मिला, सजीव का शरीर मिला, वह किस रूप में जाहिर करना शुरू कर दिया? तो सजीवों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। आशा करते हैं सजीव और वायरस और जीवाणु आप लोग को समझ में आगे होंगे, और सजीव और निर्जीव तो हम समझा ही दिए होंगे। ठीक है, अब आप लोग पहुंचिए चैप्टर पे। अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं जैव प्रक्रम मतलब पोषण।
ठीक है, चलिए ये चैप्टर का शुरुआत था। चैप्टर की शुरुआत आपको किया गया है वो है आप लोगों को कोशिका से, मतलब 9th क्लास में पढ़ना था आप लोगों को, बस थोड़ा सा एक बात बता दिए हम, वो एक्स्ट्रा था। उसी प्रकार से सजीव निर्जीव था आपके तनकाल इतना ले चैप्टर में था, तो इतना से हम इतना बता दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वो बात आशा करते समझ में आ गया। तो जब ये सजीव निर्जीव आया तो दिमाग में क्वेश्चन आया है कि क्या पता कोई बच्चा पूछ दे सर वायरस क्या है, सर जीवाणु क्या है, सर वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, तो हम सोचे चलो इसको भी बता देते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि सर वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए वो भी हम देख लेते हैं। वायरस को इंग्लिश में कहते हैं VIRUS। ये कोई जरूरी नहीं कि कैपिटल लेटर में ब्लॉक लेटर में ही लिखा जाए, ये छोटा में भी हम लिख सकते हैं VIRUS। लेकिन ये एक ऐसा ब्लॉक लेटर या ऐसा वर्ड है जो हम कुछ ना कुछ फुल फॉर्म लेकर के आता है। आइए इसके फुल फॉर्म को हम देखते हैं, जो आप लोगों से 10th क्लास में पूछता भी है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। आइए ध्यान दीजिए, देखिए वायरस का मतलब होता है V एक्सटेंड फॉर वर्चुअल, I एक्सटेंड फॉर इंफॉर्मेशन, R एक्सटेंड फॉर रिसर्च, और S और U को एक साथ ले लीजिए और मेरे साथ आइए, यहां पे लिख दीजिए U का मतलब हो जाएगा आपको अंडर, UNDER अंडर, और S का मतलब हो जाएगा आपका साइज। वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर साइज, ये वायरस का आपका फुल फॉर्म है, जो आप लोग के 1 नंबर में जरूर पूछ देगा। आशा करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाइए जैव प्रक्रम पे। आखिरकार ये लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रिया होता क्या है। जीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों के कोशिकाओं का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम, या जैसा कि आपको पता है प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रक्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिए, आइए इसको समझते हैं। जीवों में होने वाली है सजीव क्रिया, इसलिए जय प्रक्रम हमेशा सामान्यतः सजीवों में होगा, तो जीव तो आ ही गया हमारे पास। जीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों के कोशिकाओं का अनुरक्षण होता है। आइए ये कोशिकाओं के बारे में हम पहले समझने से पहले अनुरक्षण का मतलब समझ लेते हैं। अनुरक्षण बिल्कुल 2 वर्डों से मिलकर के बना हुआ है हमारा, अनु प्लस रक्षण। इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास, ऑपरेशन करेंगे तो 2 वर्ड मिलेगा हमारे पास,
अनु लड़की का नाम नहीं है, गलत बात। हाँ, अनु प्लस रक्षण। ध्यान दीजिए, अणु का मतलब हो गया छोटा से छोटा कण। अणु का मतलब क्या हो गया? छोटा, आई लिखा हुआ देखिए, अणु का मतलब छोटा से छोटा कण। और रक्षण का मतलब हो गया रक्षा करना। तो यहां पे हमने कहा क्या कि जीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनसे कोशिकाओं का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, मतलब रक्षा होता है। आपको भी पता है जीवों का शरीर किन से मिलकर के बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो हम क्या गलत बोल दे? कोशिकाओं के साथ अनुरक्षण करता है, कोशिकाओं की रक्षा करता है, वही जकर प्रक्रम कहलाता है। क्या गोली मार दीजिएगा? नहीं ना। कहने का मतलब जीवों में उपस्थित वे सारी की सारी क्रिया जिनमें कोशिकाओं का अनुरक्षण होता है, मतलब जीवों का रक्षा होता है। समझ में आ रही बात? तो हमारे क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम कहलाएगा। अब देहाती भाषा में सीधी सी बात हमरा से सुनिएगा तो हम एक एक बात बताएंगे। जीवों में होने वाली वह सारी की सारी क्रियाएं जिनके लिए जीवों को जीवित रहने के लिए जो जितनी कार्य होती है, जितनी क्रियाएं होती है, वो सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत हो गया। मतलब हमको जीवित रहने के लिए जो सारी क्रियाएं की जरूरत है वो सब जैव प्रक्रम कहलाएगा। जीवों को जीवित रहने के लिए जिन सारी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है वही जैव प्रक्रम कहलाता है। देहाती भाषा में, ठीठी भाषा जो कहते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं ये बात क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं जैव प्रक्रम के कारक कितने हैं। ध्यान दीजिए, जैव प्रक्रम के कारक 4 हैं। शुरू से हम बात करते आ रहे हैं, कितना बारी बतक आ चुके हैं इस बात पे हम आपसे। ध्यान दीजिए, जैव प्रक्रम, फिर वही बात लिखेंगे, इनके लिए 4 होते हैं। ध्यान दीजिए, पहला में हम लिखेंगे पोषण, दूसरका में हम लिखेंगे क्या? आपको भी पता है, श्वसन। है ना? एक सेकेंड, कारक पढ़ने से पहले एगो चीज हम बता देते हैं आप लोग को, 9th क्लास में पढ़ना था। अगर ना याद है तो गधा के जन्म मिटा लीजिए सुन के। आइए, बहुत सारे कोशिका जब एक साथ आ जाते हैं तो उत्तक बनता है। देखिए, किसी खास कार्य को संपादित करने के लिए जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ आकर क्रिया करती है, क्रिया करती है, उत्तक कहलाती है। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा? उत्तक। तो आप लोग को परिभाषा बन गया उत्तक का। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं खास कार्य के लिए एक साथ आकर जमा होती है, कार्य करती है, क्या कहलाती है? उत्तक। अब ध्यान दीजिए, हम पुनः आपको समझाएंगे क्या। फिर उत्तक को उठा लेंगे हम पॉइंट के रूप में। अब फिर हम आगे लेकर के जा रहे हैं, उत्तक को हम उठाएंगे अब यहां पे। जब यही उत्तक, मतलब बहुत सारे उत्तक उत्तक के मिलने से क्या बनता है? अंग बनता है। क्या बनता है? अंग। मतलब बहुत सारा कोशिका आया, उत्तक बना, और जब बहुत सारा उत्तक आया हमने क्या बना दिया? अंग बना दिया। अब फिर हम अंग को उठाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बात को,
उत्तक को डिलीट कीजिए, क्योंकि उत्तक से हम निर्माण कर लिए अंग भैया का। अब अंग को हम उठा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अंग हम लेकर के आ गए, और बहुत सारे जब अंग मिल जाएंगे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब अंग तंत्र को उठा रहे हैं, मतलब हमने सबसे पहले क्या चीज उठाया, कोशिका को उठाया, कोशिका को हम उठा करके हमने क्या चीज बनाया, उत्तक बनाया, बहुत सारे उत्तक को उठाया, फिर हमने अंग बनाया, बहुत सारे अंगों को उठाया, फिर हमने क्या बनाया, अंग तंत्र बनाया। और आप देखिए ना क्या चीज का निर्माण करते हैं। अब हम आपका निर्माण करेंगे, हाँ ना, चलिए युधिष्ठिर सर जी का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए, अंग तंत्र बहुत सारे काहे लिखने जाएंगे, सीधी सी बात बोलिए, ठीक है लिख दीजिए। बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके जीव का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र समझ लीजिए, मिल करके जीव का निर्माण करते हैं। जीव का निर्माण करते हैं। तो हमने जीव का निर्माण कर लिया, युधिष्ठिर सर जी आ गए इस धरती पर, अस्तित्व में आ गया, मतलब आप लोग भी आ गए। तो सबसे पहले आपको ही बताए थे, किसी भी जीव की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई हमारा क्या होता है, कोशिका। तो जब बहुत सारे कोशिका एक जगह आते हैं तो वह क्या चीज का निर्माण करना शुरू करते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं, टिश्यू का, इंग्लिश में कहते हैं उसको टिश्यू का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे उत्तक किसी खास कार्य को संपादित करने के लिए अपना कार्य देते हैं, अपना वहन करते हैं, उसमें सहयोगी होते हैं, तो वह अंग का निर्माण करते हैं। क्या चीज का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। क्या चीज का निर्माण करते हैं, अंग का। हम दिखा रहे हैं आपको, कान हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, गाल हो गया, गर्दन हो गया, हाथ हो गया, उंगली हो गया, ये हो गया, इस सब का निर्माण करते हैं। तो ये सब हमारे बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण कर दिया। ये जो ढोरवा अंग है, ये कान हो गया, गाल हो गया, नाक हो गया, ओठ हो गया, गर्दन हो गया, ये सब मिल करके एगो अंग तंत्र का निर्माण किया। क्या चीज का निर्माण किया, अंग तंत्र का। और ये सारे के सारे चीज, हाथ अलग बना, उंगली अलग बना, हमारा नेव अलग बना, ओठ अलग बना, बाल अलग बना, कान अलग बना, आंख बना, गुलाब, ये इसको क्या कहते हैं, वो अलग बना। इस सब के लिए अलग अलग है। इस सब को जब एक साथ रख देते हैं तब यही तो हमारा क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। तो बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके क्या चीज का निर्माण कर दिया, हमारा जीव का निर्माण कर दिया। आशा करते हैं ये बात भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम पहुंचते हैं किसका है, जब प्रक्रम के कारक पर। ध्यान दीजिए, कारक किसके, जैव प्रक्रम के। हम उठा लिए इसको, ऑपरेशन कर रहे हैं, हम कैंची लगा रहे हैं, पोषण। ध्यान दीजिए, हाँ हम लिख दिए पोषण, बहुत बार बता दिए। उसके बाद हम लोगों ने लिखा क्या, शोषण लिख दिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या, परिवहन हम लोग देख लिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उत्सर्जन। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। क्या करते हैं, खाना खाते हैं, कोई दिक्कत। अब हम खाना खा लिए, अब हम सांस ले लिए, तो दोनों के दोनों क्रिया मुख्य क्रिया हो गई। सांस ले लिए तो जीवित रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ई गायब हो गया तो फिर ई संभव नहीं है, कभी संभव है नहीं। तो ये दोनों शुरुआती बिंदु हम इसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। अब हम लोग भोजन कर लिए, सांस ले लिए, हम फिर भोजन कर लिए। अब भोजन करने के बाद हम लोग जो कुछ भी खाए हैं
उसमें से वह पौष्टिक चीज निकालेगा। हमारा जो पाचन तंत्र अंग है, पाचन तंत्र है, वह क्या करेगा, उसके अंदर से जो भी पौष्टिक चीज सब है वो क्या करेगा, निकालेगा। अभी पढ़ाएंगे आप लोग, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे, वसा पढ़ाएंगे, प्रोटीन पढ़ाएंगे, खनिज लवण पढ़ाएंगे, विटामिन पढ़ाएंगे, जल पढ़ाएंगे, सब पढ़ना है। अभी भी चिंता क्या नहीं करते हम, है ना, चिंता मत कीजिए। आगे देखिए, तो यहाँ पे पहुंच गया। अब उन सब चीजों को जो ढो करके हमारे शरीर का, अब एक मान लीजिए मुंह माए खाए हैं, ग्रास नली माए हम अपना आवास में पहुंचाए हैं, तो यहां पर आकर के छोटी हाथ बड़ी हाथ में तो पाचन तो हो गया, लेकिन कोई ना कोई तो ढोने वाला चाहिए क्या, कि यहाँ पर उपस्थित हर एक सेल को भी कम से कम मिल सके। ये बाल में उपस्थित है, इसको भी कम से कम मिल सके। पैर के अंगूठा तकले कम से कम हम लोग को कोई ढोने के लिए चाहिए। ये ना ढोरवा है जो परिवहन का काम करता है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ई न रहेगा तो खाली पेटे के खाली काम होगा, मतलब पेटे खाली लेगा, दूसरा चीज का कभी पोषण मिलेगा नहीं, तो वो बेचारा तो कुपोषित हो जाएगा। अलग हमें ना चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो पता चलेगा क्या कि मतलब इधर वाला क्षेत्र हमारा विकसित नहीं हुआ, इधर वाला कुछ ज्यादा विकसित हो गया। तो बात आ रहा है समझ में कि परिवहन करने सभी जगह समान मात्रा में पोषण मिलना जरूरी है, तो परिवहन इंपॉर्टेंट हो गया। अब मान लीजिए, अब आप लोग साइकिलें चलाते हैं, साइकिल चलाने पर आप तेल से तेला दिए, एकदम धो दिया, मस्त साइकिल तेल से तला दिए, तनका दिन के बाद देखते हैं बहुत सारा चीज़ों में जम गया रहता है, धूल वूल जितना चीज़ रहता है सब कुछ जम गया, फिर उसको साफ करना पड़ता है कि नहीं। तो हम लोग जो भोजन खाते हैं, तो हम जानते हैं ना कि मानव से क्या क्या खाता है, तो क्या सब चीज़ फायदेमंद ही होता है? नहीं, बहुत सारे चीज़ जो ऐसा होता है ना जो बेचारा हानिकारक भी होता है। तो उन सब चीज को तो कम से कम वाई में से तो निकालना ही पड़ेगा ना, स्पेशल टंकी से। हाँ, तो वो जो निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि अपशिष्ट पदार्थों का, हमने जो पोषण ग्रहण किया उसमें जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बच गए उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। आशा करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम पुनः फिर इसको भी पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, इसको भी फिर पढ़ना है, फिर इसको पढ़ाएंगे, फिर इसको भी पढ़ाएंगे। चर्चा कर दिए, सिर्फ चर्चा, हाँ चर्चा कर दिए। आइए आगे हम पढ़ते हैं। अब पोषण को हम उठा रहे हैं कि पोषण किसे कहते हैं। अब हम ले रहे हैं पोषण। सजीवों में होने वाली वे प्रक्रिया जिनसे वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्या कहलाएगा? हमारा पोषण कहलाता है। सजीवों में होने वाली वो प्रक्रिया जिनसे वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पोषण की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, पुनः इसको समझते हैं, ध्यान दीजिए। हम कोई भी चीज खाते हैं, हमने क्या किया, वो हम अपने अंदर ले लिए, तो वो जो हम लिए हैं उनसे हमको क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा प्राप्त होगा। तो हमारा क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। समझ में आ रही बात? अगर हमसे पूछिएगा सर पोषण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, पोषण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन या पौष्टिक आहार। यही अर्थ हम बता सकते हैं आपको। अब आप हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा कि सर भोजन किसे कहते हैं या पौष्टिक आहार किसे कहते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, ध्यान दीजिए, बताते हैं आपको कि भोजन क्या होता है और पौष्टिक आहार क्या होता है। मान लीजिए कि ये हमारा खल्ली है, अगर हम इसको खाएंगे तो क्या हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है? अगर ये फायदेमंद नहीं है, ये बात आपको भी पता है, तो ये खाएंगे तो क्या हमारे लिए पोषण पदार्थ कहलाएगा? कभी नहीं कहला सकता। तो ये क्या कहलाएगा? हमारे पास भोजन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्या पौष्टिक आहार कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। मान लीजिए ये चॉकलेट, पल्स चॉकलेट, अभी निसार सर दिए हैं हमको, ये पल्स चॉकलेट है, ये खाएंगे हमको इससे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, हमारे शरीर को कुछ एनर्जी मिलेगा, तो इसको हम पोषक पदार्थ के अंतर्गत रह सकते हैं, पौष्टिक आहार के अंतर्गत, लेकिन आहार इसको नहीं कह सकते, ये एक्स्ट्रा पदार्थ के अंतर्गत है। लेकिन हम लोग भोजन करते हैं, क्या करते हैं? हम लोग भोजन करते हैं। हम लोग जो भी भोजन करते हैं, हमारे शरीर के विकास के लिए जितने भी तत्व की आवश्यकता है उनसे उनको वह मिल जाता है, तो वही पदार्थ, वही वस्तु, वही भोज्य पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा? भोजन कहलाएगा, पौष्टिक आहार कहलाएगा। वो सारे के सारे चीज जिनसे वे सारे के सारे तत्व जो जीवों को जीने के लिए जरूरी है या पोषण के लिए जरूरी है मिल जाते हैं, पौष्टिक आहार कहलाएंगे। ध्यान दीजिए, इसको हम लिखते हैं, वैसा भोजन जिनसे हमें वे सारे तत्व जो हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, मिलता है, पौष्टिक आहार या भोजन कहलाता है। ध्यान दीजिए, हम पुनः इसको समझते हैं। वैसा भोजन जिनसे वे सारे तत्व जो हमारे शरीर को चलाने के लिए जरूरी है, मतलब आवश्यक है, अगर मिल जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? पौष्टिक आहार, नहीं तो भोजन कहलाएगा। ठीक है, तो सर इसमें क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसको मिटा लेते हैं, नीचे जगह नहीं है। कल आप लोगों का कमेंट भी आता था सर नीचे वाला दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आज हम उस गलती को सुधार देते हैं। एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके यहां पर देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स में हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल, etc। वैसे इतना ही तक होगा ही। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज खाने से हमको क्या क्या चीज मिलेगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें कहां से मिलेगी, कहां से होगी? प्रोटीन की प्राप्ति कहां से होगी? वसा की प्राप्ति कहां से होगी? खनिज की प्राप्ति कहां से होगी? विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कहां से होगी? जल कितने प्रकार से हम ले सकते हैं? आइए ध्यान दीजिए, बारी बारी से हम लिखते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट उठाएंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे, फिर हम लिखेंगे। खाली लेकिन बारह खत्म होता है बउआ, हम क्या कहें। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं।
कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है तो डॉक्टर साहब बड़ी प्रेम से कहते हैं बउआ जा करके भर पे ठूस ठूस के चावल खाइएगा। क्या खाइएगा? चावल खाइएगा। वहू से ना होता है तो कहते हैं आलू खाइएगा। क्या खाइएगा? आलू। वहू से ना होता तो मोटा अनाज में उसको कहते हैं मक्का। समझ में आ रहा है बात? अब वहू से ना होता है तो बाजरा भी कह देते हैं खाने के लिए। डॉट 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 ETC। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जिसको हम भर पेट खाते हैं ना वही सब चीज हो गया। चावल में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित है, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित है, मक्का में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित है, बाजरा में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्रोटीन। सर प्रोटीन की प्राप्ति कहां से होगी? ध्यान दीजिए, प्रोटीन आप लोग दूध पीजिए। दूध पीजिए, हमको तो बड़ा पसंद है। आप लोग कमेंट में लिखिए किस किस को पसंद है। हमारा दूध से बनल जे चीज दे दे जय जय एकदम मस्त। तो दूध, दही, अंडा, मांस, डॉट 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 ETC। ये खाइए, प्रोटीन की कमी हो गई है तो। उसके बाद आ जाइए वसा। वसा अगर खाना वसा की कमी हो गई है तो आप लोगों को क्या क्या लेना चाहिए? तो आप लोगों को तेलगर सामान कुछ ज्यादा खाना चाहिए। घी लगा लगा के रगड़ रगड़ के रोटी खाइए, घी से मिल जाएगा आपको। वहू से ना होता तो वनस्पति है। वनस्पति का मतलब देखिए ना, डालडा वाला जो बर्गर वर्गर ड्राम नहीं है तो ऊपर लिखा रहता है वनस्पतिक ऑयल लिखा रहता है, मतलब डालडा खाइए। ये आपसे आपको वसा की प्राप्ति हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं खनिज पे। सर जी 7वां क्लास में जब पढ़ाए होंगे आप लोगों को और 6ठा क्लास का विज्ञान, तो मैं बड़ी बढ़िया से पूरा ऑपरेशन करके पढ़ना था खनिज के बारे में। देखिए तो इसमें आ जाते हैं हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे सब जितना आ गए सब में खनिज मिल जाता तोरा। हाँ खाई वाला खैया, जहरीला ना खैया, लटक जाएगा। चलिए जल। जल में हो गया आप लोग जो मस्टर्ड कहते हैं फिल्टर वाटर। हाँ इंग्लिश में उसको कहते हैं ना फिल्टर वाटर। फिल्टर वाटर पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, सब शरीर के लिए फायदेमंद। अभी ना कि गर्म कीजिएगा वही पर से उतारिएगा धारा को मार दीजिएगा, पता चलेगा हमारे जितना हम आसन ग्रास नली हमारे जीव है ना सारा का सारा काम के लिए खत्म है कर। हाँ और ना गुनगुना पानी, ये हमारा हो गया गुनगुना पानी। अब सर एगो चीज बाकी रह गया ना बतैलिए तो बताओ ना। आज विटामिन अभी पढ़ाते हैं। विटामिन देखिए, विटामिन से एक प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं पूछते हैं, विटामिन से आप लोगों को बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोगों को विटामिन पढ़ने से पहले मैं पढ़ाऊंगा विटामिन कितने प्रकार के लिए आपको जरूरी है। वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, हम आपको मात्र 5 प्रकार के विटामिन पढ़ाएंगे तो वो जरूरी है। और उन विटामिनों को कमी करने के लिए, कमी की पूर्ति के लिए आपको कौन कौन चीज खाना चाहिए और सब पता चल जाएगा। तो घर जाए कहिए मम्मी ये चीज बनाइए, हाँ विटामिन की कमी हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन भैया को बुलाते हैं। हाँ विटामिन भैया कहाँ है? ये लीजिए आगे। देखिए विटामिन 5 प्रकार के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हम। कितने प्रकार से? 5 प्रकार। आता है क्वेश्चन आएगा तो उसी 5 प्रकार में से अवे करेगा, ये फिक्स है, उससे ज्यादा से आ नहीं सकता। ठीक, तो ज्यादा काहे पढ़ेंगे, बार बार बोलते उतने खाइए जितना से डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। हाँ ना तो अभी खा लिया बयान करो डॉक्टर साहब देखो ना पचवे ना करेगा, दिक्कत हो जाता है। ध्यान दीजिए, विटामिन ए पढ़ना है आप लोगों को, विटामिन बी पढ़ना है आप लोगों को, विटामिन सी पढ़ना है आप लोगों को, विटामिन डी पढ़ना है आप लोगों को, विटामिन ई। ध्यान दीजिए
आप लोग कहिए सर आप तो विटामिन ए पढ़ा दिए, विटामिन बी पढ़ा दिए, विटामिन सी पढ़ा दिए, विटामिन ई पढ़ा दिए, विटामिन ई पढ़ा दिए सर, लेकिन हम तो कहीं कहीं पढ़े हुए थे विटामिन B12 भी होता है, विटामिन B3 भी होता है, विटामिन B6 भी होता है। बाबू वो आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, वो आप लोग ऑनर्स के फर्स्ट पार्ट में पहुंचिएगा तब आप लोगों को स्पेशल तरीके से पढ़ना है। समझ में आ रही बात? उसमें आप लोगों को सिर्फ BA वाला ना आएगा, C वाला भी पहुंचेगा, फिर आप लोगों को डी वाला नहीं, डी वाला नहीं, ई वाला पहुंचेगा। समझ में आ रही बात? तो वो सब स्पेशल पढ़ना है। अभी मात्र इतने खिचड़ी पकाइए कि विटामिन ए किन किन कमियों को खा करके हम लोग पूरा कर सकते हैं, विटामिन सी किसी में, आइए ध्यान दीजिए। विटामिन ए की कमी हो गई है तो आप लोग खाइए आम, पालक के साग, गाजर .etc। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर विटामिन बी की कमी हो गई है तो आप लोग खाइए क्या, तो मांस, मछली, अंडा .etc। ठीक है। विटामिन सी की कमी हो गई है जिसके स्कर्वी रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी अगर हो गई है तो आप लोग खाइए आंवला, आंवला के बाद अगर खाना है तो खाइए संतरा, संतरा के बाद अगर खाना है तो आप लोग खाइए नींबू, वहू से ना होता है तो अमरूद। ये सब आप लोगों को विटामिन सी की पूर्ति करेगा। विटामिन डी के लिए है आपका सूर्य का प्रकाश, और विटामिन ई के लिए है वो चना, जो फूला हुआ चना नहीं था, फूला वाला चना, अंकुरित चना। अंकुरित चना खाइए या अंडा खाइए, इस सब की प्राप्ति आप लोगों को स्वतः हो जाएगी। ध्यान दीजिए। लेकिन सूर्य के प्रकाश में अभी जो सूर्य चमक रहा है 12 बजे दिन में, 2 बजे रात में, सॉरी 2 बजे रात में कहते हैं, मतलब 2 बजे दिन में जो चमकता है उस वक्त का ना, गलत बात। सुबह के समय जो सूर्योदय होता है और 10 बजे से पहले का जो समय होता है या 9 बजे से पहले का जो समय होता है, सूर्योदय का समय जहां तक ले लिया जाता है, उस समय के समय का जो सूर्य का प्रकाश होता है वह सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? विटामिन डी स्रावित करता है। उसके बाद वह विटामिन ई स्रावित करना शुरू कर देता है। कौन सा स्रावित करना शुरू करता है? विटामिन ई। लेकिन विटामिन ई में ज्यादा देर तक लेकर रह जाइएगा तो उससे बहुत सारी हानिकारक चीजें भी होती है। हमारे ही देश में लगभग हर साल 67% या 68% किसान स्किन कैंसर की बीमारी से मरते हैं। वो दिन में हमेशा इतने दोपहरी के समय में भी चिलचिलाती धूप में काम करते हैं, जिनके कारण से उनके स्किन के जो सेल है वो मरना शुरू हो जाता है। ठीक है। और जिनके कारण से उनको स्किन कैंसर हो जाता है। तो लगभग इतने सारे किसान हर साल मरते हैं हमारे यहाँ। तो अभी इस समय के जो धूप है वो हानिकारक भी है, याद रखिएगा। सिर्फ सुबह के समय में ही हम लोग को सिर्फ क्या प्राप्त होता है? सूर्य से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। थोड़ा लाइक को कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब बात ही बताने की जरूरत है। चलिए ठीक है।